जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हरेंद्र चहार आपका आपके अपने चैनल आरएल देसी स्टडी रिव्यू में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सब लोगों को पता है, जैसा कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की है कि यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है और आप सबको पता है कि अगले मंथ में आपका एग्जाम होना है। अगस्त माह में आपका एग्जाम होना है और ये डेट भी क्लियर कर दी है। तो बच्चों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे और तैयारी तो बहुत शानदार चल रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी ये तैयारी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी और इस बार आप अपनी एक वैकेंसी जरूर सुनिश्चित करेंगे और आप अपने माँ बाप और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो बच्चों, हम लोग तो पहले से ही यूपी पुलिस री एग्जाम के जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर पहले से हम तैयारी करा रहे थे। तो हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं वो अब तक 9 हो चुके हैं और ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं वो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें और आप लोग अपनी तैयारी भी जांच पाओगे और देखोगे कि ये प्रैक्टिस सेट कितने शानदार और दमदार हैं। क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यहां से ही क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। अभी तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा मैं यहां खड़ा होकर आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये देखो यहां से आया हुआ है। अब जैसा भी होगा देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान क्या थी? ऑप्शन फर्स्ट मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सेकंड प्रमुख सेना, ऑप्शन थर्ड खेल का नाम और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता था। इसमें 8 मंत्रियों का ये समूह था और ये जो शिवाजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मराठा संस्थापक भी माने जाते हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने मंत्रिपरिषद की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं कि ये मंत्रिपरिषद थी, इसमें 8 मंत्री होते थे। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों के नाम पर ही मैं आपको बता दूं, 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों के नाम पर ही क्या था? 8 मंत्री थे और इन मंत्रियों के नाम पर ही इसने इसका नाम अष्टप्रधान रखा था। क्लियर है ना? 8 मंत्रियों की संख्या थी। कितने थे? 8 मंत्रियों थे और 8 मंत्रियों को ही अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मैं आपको बता दूं, पहला जो सबसे ताकतवर था वो था पेशवा। कौन था? पेशवा। यदि पेशवा की बात की जाए तो पेशवा एज ए प्रधानमंत्री कैसा था? एज ए प्रधानमंत्री। हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता था वह, आज का जो प्रधानमंत्री होता है वह उस समय पेशवा होता था। दूसरा था आपका अमात्य। कौन था? अमात्य। अमात्य की बात की जाए तो ये वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री होता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवा कौन था? तो प्रधानमंत्री। अमात्य कौन था? वित्त मंत्री। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सुमंत, सुमंत होता था। सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था। कौन होता था? सुमंत विदेश मंत्री होता था। क्लियर है ना? एक होता था आपका सर ए नौबत। सर ए नौबत होता था और यह सेनापति होता था या सेना का प्रमुख होता था। सेनापति को क्या कहा जाता था? सर ए नौबत कहा जाता था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसमें था आपका सुरनवीस। सुरनवीस, सुरनवीस को ही चिटनिस भी कहा जाता था। सुरनवीस को क्या कहा जाता था? चिटनिस। चिटनिस, सुरनवीस को चिटनिस कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं, जो सुरनवीस होता था वो आपका जो पत्राचार, पत्राचार का प्रमुख होता था। पत्राचार का प्रमुख होता था। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो छठवां जो होता था आपका होता था वाक्यानवीस। कौन होता था? वाक्यानवीस होता था। और जो वाक्यानवीस होता था ये आपका गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। एक थे आपके न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश होते थे और इनका काम तो न्याय करना ही होता था।
और एक होते थे आपके पंडित राव। पंडित राव होते थे जो धर्म से संबंधित थे। एक होते थे आपके पंडित राव, और ये किससे संबंधित थे? ये आपके धर्म के प्रमुख अधिकारी होते थे। तो याद रखना, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है। पहला क्वेश्चन अष्टप्रधान क्या थी, तो मंत्रिपरिषद, और फिर वो ये पूछ लेता है कि कौन सा मंत्री क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है एनटीपीसी, ऑप्शन सेकंड ओएनजीसी, ऑप्शन थर्ड है इरिडा, और ऑप्शन फोर है रेल। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है इरिडा। अब अगर बात की जाए इरिडा, तो इरिडा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट डेवलपमेंट एजेंसी। तो याद रखना, ये इरिडा की फुल फॉर्म है। और इरिडा की स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसे हाल ही में 2024 मई 2024 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था। और याद रखना, वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो कितनी हो गई? 17 हो गई। और क्लियर है? एक पॉइंट और याद रखना ना कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महानवरत्न या महानवरत्न कंपनियों की जो संख्या वो कितनी है? 13 है। वर्तमान में कितनी है? 13 है। और नवरत्न की कितनी है? 17। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवरत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 17 है, और महारत्न की पूछा जाए तो 13 है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है संगमरमर, ऑप्शन सेकंड है बलुआ पत्थर, ऑप्शन थर्ड है बेसाल्ट, और ऑप्शन फोर है सेल। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है बेसाल्ट। क्लियर है ना? कौन सी चट्टान पूछी गई है? आग्नेय चट्टान पूछी गई है। मैं आपको बता दूं, ये चट्टानों की यदि बात की जाए तो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है। उसमें से होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक चट्टान, और तीसरी होती है बच्चों रूपांतरित चट्टान। कौन सी होती हैं? रूपांतरित चट्टान। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आग्नेय चट्टानों को बच्चों प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनको अगर बात की जाए प्राथमिक चट्टान के साथ साथ इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो जीवाश्म रहित चट्टान। और अगर बात की जाए तो इनके जो उदाहरण हैं, इन चट्टानों के उदाहरण हैं, वो आपको मैं बता दूं, आग्नेय चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उसके अलावा लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक आदि ये आग्नेय चट्टानों के नाम है। क्लियर है ना? प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है कि इन चट्टानों का निर्माण भी यदि बात की जाए तो इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर है ना? इसलिए इन चट्टानों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है आग्नेय चट्टानों को। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बेसाल्ट है। एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आपको बता दूं कि जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टानों से ही आपकी जो काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से ही होता है।
अवसादी चट्टानों की बात की जाए, यदि अवसादी चट्टानों की बात की जाए तो अवसादी चट्टानों को हम लोग द्वितीयक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक चट्टान कहते हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। क्लियर है ना? याद रखना। और इन चट्टानों का निर्माण इनके अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है। इनके अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है। क्लियर है ना? और इन चट्टानों का निर्माण इन दोनों के रूप में परिवर्तन के कारण होता है। रूप में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक कर्तव्यों का विवरण किस भाग में है? ऑप्शन फर्स्ट भाग 2, ऑप्शन सेकंड भाग 4 का, ऑप्शन थर्ड भाग 10 और ऑप्शन 4 भाग 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, भाग 4 का। याद रखना बच्चों, मूल अधिकार अलग होते हैं और मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। मौलिक कर्तव्य भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं भी आज इसके बारे में जिक्र करता हूं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, वर्तमान में 11 है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्लियर है ना? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो इनकी संख्या, पहले संख्या कितनी थी? इनकी पहले संख्या थी 10 और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है मैं आपको बता दूं, वह है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्लियर है ना? याद रखना। और इस मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य, इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। याद रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और वर्तमान में कितनी है? 11। अब अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ और आपको दिख रहा है। जैसे, हाँ, एक चीज और बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। बहुत पूछा जाता है, प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर है ना? याद रखना। लेकिन मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अब अगर बात की जाए भाग दो तो ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 10 की बात की जाए तो अनुसूचित जाति व जनजातियों से संबंधित है। भाग 17 की बात की जाए तो ये राजभाषा से संबंधित है। क्लियर है ना? ये किससे संबंधित है? राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 11 जुलाई, ऑप्शन सेकंड है 5 दिसंबर, ऑप्शन थर्ड है 5 जून और ऑप्शन 4 है 7 अप्रैल। बच्चों, आप सबको पता है कि प्रैक्टिस सेट में काफी दमदार और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, मुझे उम्मीद है और आशा भी करता हूं बच्चों। लेकिन इस प्यार के साथ अपनी पढ़ाई बिल्कुल कम मत करना। आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे स्तर से चलनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये बहुत सुनहरा मौका और अब समय तो है ही नहीं। अब आप दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए।
जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसमें यदि बात की जाए तो 5 दिसंबर को, यदि बात की जाए तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। उसके अलावा यदि बात की जाए 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके अलावा यदि बात की जाए 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कुछ और महत्वपूर्ण यदि दिवस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। क्लियर है ना? संरक्षण दिवस। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अक्षांश, ऑप्शन सेकंड है देशांतर, ऑप्शन थर्ड है गोर और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है देशांतर। मैं आपको बता दूं वो क्या पूछ रहा है कि दोनों ध्रुव की यदि बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और अगर बात की जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग जीरो अक्षांश कहते हैं। क्लियर है ना? और यह किस नाम से जानी जाती है? विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है ना? लेकिन याद रखना इसमें पूछा क्या गया कि दोनों ध्रुवों को, तो ये आप सब लोग जानते हो कि ये 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और वो सॉरी ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री ये कैसा ध्रुव है? ये दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है ना? ये कैसा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। अब वो ये पूछ रहा है कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, तो आप देख रहे हो कि ये जैसे रेखा है ये ध्रुवों को मिला रही है, ऐसे ही ये ध्रुवों को मिलाती हैं, ऐसे ही ये ध्रुवों को मिलाती हैं। तो ये जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि जो ये खड़ी हुई रेखाएं, ये जो खड़ी हुई रेखाएं इनको हम देशांतर कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर है ना? यदि बात की जाए तो कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर की संख्या 360 है। कितनी है? कुल देशांतर 360 है। ये जीरो देशांतर है, और जीरो से इधर 180, ये जो होता है ये 180 देशांतर, और ये भी 180 देशांतर होता है। तो कुल देशांतर कितने? 360। अब जो 180 जो देशांतर है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 देशांतर को। अब इसमें और एक दो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग ये सब आप जानते हो कि ये पूरब है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। यदि आप एक देशांतर को पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हो, क्या करते हो? यदि आप पश्चिम से पूरब की ओर एक देशांतर को पार करते हो तो 4 मिनट समय बढ़ जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि 360 देशांतर बराबर 24 घंटे। कितने? 360 देशांतर बराबर 24 घंटे। तो आप लोग देखोगे कि 1 घंटे बराबर 15 देशांतर। याद रखना इस बात को, और यहीं से आप निकाल पाओगे कि 1 घंटे में होती है 60 मिनट। कितनी होती है? 60 मिनट, और 15 डिग्री कितनी? 15 डिग्री। अब आप लोग देखोगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना? 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। तो इधर से इधर यदि आप एक देशांतर को पार करते हो तो 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को।
कुल देशांतरों की संख्या 360। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ये देशांतर होते हैं इनके मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, देशांतर। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्या पूछा गया है कि लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट इटावा, ऑप्शन सेकंड कन्नौज, ऑप्शन थर्ड प्रतापगढ़ और ऑप्शन फोर रायबरेली। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, कन्नौज में लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य है। हम लोग कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी प्रबल संभावना है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे अगर बात की जाए तो रायबरेली में है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। प्रतापगढ़ में यदि बात की जाए तो ये है आपका ताल है, इसको हम लोग एक नाम से और जाना जाता है और वो एक नाम और है, अगर बात की जाए तो